where it is not possible, for the petitioner to continue with the matrimonial bond, due to that exceptional hardship. Therefore, both the provisions should be considered. Harmoniously. इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा. अच्छा, ओके, हाँ ठीक है. इसमें बेटा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. अगर मैरिज हुई है जनवरी 2018 में, 1 ईयर पीरियड कंप्लीट होगा जनवरी 2019 में. उसके बाद 1 ईयर पीरियड कंप्लीट होगा जनवरी 2020 में. अगर हमने दोनों का हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेना है तो कैसे होगा? ये वाला पीरियड तो हम कंसीडर करते हैं सेक्शन 14 का कि डाइवोर्स पिटीशन 2019 से पहले फाइल नहीं हो सकती, और इसको हम कंसीडर करते हैं सेक्शन 13B कैपिटल 1 का. क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टी शादी के अगले ही दिन अलग रहना स्टार्ट नहीं करेगी, वो एफर्ट करेगी कि मैरिज उनकी कंटिन्यू रहे. पर एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो सकती हैं, हम केसेस में भी देखेंगे. पार्टीज ने फेब 2018 से ही सेपरेटली रहना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद पिटीशन फाइल करी है फेब 2019 में. अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यहां पर 13B1 का पीरियड फुलफिल होना जरूरी है, बिकॉज ज्यूरिसडिक्शनल नेचर का प्रोविजन है. इसके बिना 13B1 की पिटीशन नहीं फाइल हो सकती. जो ये सेक्शन 14 है, वहां पर सेक्शन 14 नहीं, एक्सेप्शनल केसेस में हम इस 1 ईयर को कंडोन कर सकते हैं. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो देखा जाए तो 2 इयर्स काउंट होना चाहिए हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. जहां पर ये नहीं भी होता तो 13B1 को तो हम वेव ऑफ कर ही नहीं सकते, ये ज्यूरिसडिक्शनल नेचर का प्रोविजन है. जो सेक्शन 14 है, क्योंकि सेक्शन में ही एक्सेप्शन, बेटा रीड कर सेक्शन 14. No petition for divorce to be presented within 1 year of marriage. Clause 1. Notwithstanding anything contained in this act, it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by decree of divorce, unless at the date of presentation of the petition 1 year has expired since the date of marriage. बिल्कुल ठीक है. आगे. Provided that the court may, upon application made to it, in accordance with such rule as may be made by the High Court in that behalf, allow a petition to be presented before 1 year has elapsed since the date of marriage, on the ground that the case is one of exceptional hardship. इसको अंडरलाइन कर ले बेटा, ये एक्सेप्शन. One of the exceptional hardship to the petition of the exceptional deprivation on the part of the respondent. बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है exceptional hardship to the petitioner and exceptional depravity on the part of the respondent. तो जहां पर भी बात होगी हमारा exceptional hardship petitioner के लिए, हर केस में depravity भी होगी on the part of the respondent.
तो इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो और लिखा हुआ है पर ये दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे। तो जब हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेनी है तो देखा जाए तो 2 इयर्स पीरियड होना चाहिए, पर जहां पर कोई एक्सेप्शनल केस आ जाता है तो 13B(1) को हम कंडोन नहीं कर सकते। अगर कॉन्डोनेशन होगा वो सेक्शन 14 का होगा, पार्टीज हैव टू मेक आउट एन एक्सेप्शनल केस। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। तो मैम ओवरलैप कर सकता है ना? ओवरलैप कर सकता है बेटा, बट उस केस में पार्टी को एक्सेप्शनल केस मेकआउट करना पड़ेगा सेक्शन 14 के अंदर, जो विच इज पॉसिबल कि वो कॉन्डोनेशन हो जाए अगर कोर्ट को लगता है। ठीक है प्लीज, क्योंकि अगर पार्लियामेंट चाहता कि सेक्शन 14 अप्लाई ना करे तो वो ओपनिंग फ्रेज में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ना लिखते। अगर उन्होंने सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लिखे है तो सेक्शन 14 भी अप्लाई कर रहे हैं। 14 एक मैंडेटरी प्रोविजन है, शेल वर्ड यूज है, तो एक्सेप्शनल केस में वो कंडोन हो सकता है। तो 13B(1) तो कभी कंडोन नहीं हो सकता, बट यस सेक्शन 14 कॉन्डोनेशन हो सकता है अगर पार्टीज मेक आउट एन एक्सेप्शनल केस। बेटा कोई क्वेरी है तो पूछिए। यस या फिर डेप्रावेशन पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, तो वहां पे तो मैम क्रुएल्टी वगैरह नहीं ग्राउंड बनेंगे या फिर म्यूचुअल कंसेंट बनेगा। ओके, अब बेटा इसका आंसर है, जब हम मैट्रिमोनियल रिलेशंस की बात करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी क्रुएल्टी कर रही है और दूसरी पार्टी हम कह रहे हैं कि एक गिल्टी पार्टी और एक इनोसेंट पार्टी हो। जब आपने एक्सेप्शनल केस मेकआउट किए, अब फॉर एग्जांपल हम केसेस करेंगे जहां पार्टीज मैरिज के 2 महीने बाद ही सेपरेट होगी हैं, उसके बाद दे आर continuing separate to live separately for a period of 7-8 years, उसके बाद उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की है। यहाँ तो क्वेश्चन ये राइज नहीं होगा बिकॉज सेक्शन 14 का टाइम इसमें एक्सपायर कर जाएगा। तो जो आप कह रहे हैं बेटा मैट्रिमोनियल रिलेशन में ये जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी हमेशा एट फॉल्ट हो। कई बार आपके टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की वजह से, चेंज ऑफ योर कल्चरल बैकग्राउंड, ड्यू टू देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ड्यू टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स, एक पार्टी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल जो वाइफ है, वाइफ अमेरिका से है, फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, यहाँ पर वो आई घूमने के लिए, शी फेल इन लव विद अ 3-व्हीलर ड्राइवर, उसके साथ उसने मैरिज कर ली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो भी था। तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज हो गई, बट आफ्टर मैरिज उसने रियलाइज किया कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी सिचुएशन होगी, एलर्जी स्टार्ट हो गया। क्यों? एसी नहीं है 3-व्हीलर के पास वाले के पास। फिर सेकंड, उसने पीना है मिनरल वाटर, वो उसे पानी पिला रहा है टैप वाटर जो नॉर्मल वाटर है। अब इसमें 3-व्हीलर वाला इज नॉट कि वो उसकी कोई गलती है, बट यस एक्सेप्शनल केस है पिटिशनर के लिए कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है उसके साथ रहना। तो इन केसेस में अगर वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेते भी हैं तो 14(1) मैंडेटरी है, पर एक्सेप्शनल केस मेकआउट करना पड़ेगा। क्योंकि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की जब थ्योरी की डेवलपमेंट हुई, ये हुई इसलिए थी कि कई बार मैट्रिमोनियल रिलेशन में जरूरी नहीं होता कि एक पार्टी ठीक हो और एक पार्टी गलत हो, कई बार दोनों ही पार्टी सही होती है, फिर भी आप मैरिज के रिलेशन को आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो इन सिचुएशंस में फिर हमने म्यूचुअल कंसेंट का रेमेडी उन्हें प्रोवाइड किया था। ठीक है प्लीज। अब बेटा कोई और क्वेश्चन है किसी का? समीरा आपने कुछ पूछना है बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हमने यहां पर बात की थी सेक्शन 13B सबसेक्शन 1 की, उसका लास्ट लिखिए बेटा, लास्ट इशू है ये, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए, म्यूचुअली एग्रीड टू डिसॉल्व, म्यूचुअली एग्रीड टू डिसॉल्व, single inverted comma clause with special reference to decided cases
decided cases, by the Supreme Court. बेटा इस पर स्टार लगा दीजिए. आपको मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, या तो वो ये आता है इजी डाइवोर्स नहीं है, और अभी तक म्यूचुअल एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है कम से कम वो 9-10 बार इन वन फॉर्म और द अदर और इन द फॉर्म ऑफ केस लॉ किसी ना किसी फॉर्म में आ चुका है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम डिटेल में करेंगे. हर एक केस के हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, क्या हेल्ड हुआ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटा म्यूचुअली एग्रीड को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि जिन केसेस को हमने डिस्कस करना है उसमें सब सेक्शन 2 की कंडीशन का मेंशन होगा, तो उसको हम डील कर रहे हैं. सब सेक्शन 2 को हम डील कर रहे हैं. बेटा अभी आपको पता होना चाहिए 13B सब सेक्शन 1 में रिक्वायरमेंट है जिनका फुलफिलमेंट होना जरूरी है बिफोर फाइलिंग ऑफ पिटीशन. जो 13B2 है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका फुलफिलमेंट होना जरूरी है आफ्टर फाइलिंग ऑफ पिटीशन. तो बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग बनाइए. सुरेष्टा देवी के बाद आप प्लीज 5-6 पेजेस छोड़ दीजिए. सुरेष्टा देवी का जहां हेडिंग लिखा है ना बेटा, 5-6 पेज छोड़ दो नोटबुक के. अभी हमने ये लिखा है इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेज म्यूचुअली एग्रीड टू डिसॉल्व विद स्पेशल रेफरेंस टू डिसीजंस बाय सुप्रीम. इसके बाद 5-6 पेजेस छोड़ने. हाँ बेटा, क्योंकि सारे डिसीजंस आएंगे यहाँ पर, तो वो ताकि मिक्सअप ना हो. पर क्योंकि डिसीजंस में 13B सबसेक्शन 2 रेफर है, तो पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो कि केसेस में वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है प्लीज. ओके, 5-6 पेजेस छोड़ देना मैम. हाँ 5 पेजेस बहुत है बेटा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा. आपने तो सिर्फ क्रक्स लिखने ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे. हाँ जी बेटा, हेडिंग लिखिए. रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड. Requirements to be fulfilled after filing of petition. Requirements to be fulfilled after filing of petition. इसके नीचे लिखिए. Even section 13 subsection 2 signifies that parliament never intended to introduce the concept of easy divorce, as there are certain stringent conditions which are to be fulfilled even after filing of the petition. And these are बेटा, जब हम कंडीशंस की बात करते हैं, कुछ कंडीशन तो पार्टीज ने फुलफिल करनी है और कुछ कंडीशंस कोर्ट ने फुलफिल करनी है. कुछ कंडीशंस पार्टी ने फुलफिल करनी है और कुछ कंडीशंस कोर्ट ने फुलफिल करनी है. जब हमने पार्टीज की बात की है, पार्टीज के ऊपर एक स्टैट्यूटरी कंडीशन है, फाइलिंग ऑफ जॉइंट मोशन.
फाइलिंग ऑफ जॉइंट मोशन, ये क्या है? पिटीशन फाइल हो चुकी है, पिटीशन फाइल होने के इमीडिएटली बाद हियरिंग नहीं स्टार्ट होती, दोनों पार्टीज ने जॉइंट मोशन फाइल करना है। जॉइंट मोशन का मतलब है कि जॉइंट स्टेटमेंट देना है कि हाँ वो पिटीशन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जॉइंट मोशन कब तक फाइल होना चाहिए? अब यहां देखिए कंडीशन स्ट्रिंजेंट कैसे है। हमने कहा है मैरिज हुई है 2009 में, डिस्प्यूट हुआ 2016 में, पार्टीज आर living separately from January 2017. Joint petition filed in January 2018. तो जो ये वाला पीरियड है ये आपका सेक्शन 13B1 का है, ज्यूरिसडिक्शनल इन नेचर है, ये कभी भी कंडोन नहीं हो सकता। ठीक है प्लीज। जब जनवरी 2018 में पिटीशन फाइल हुई है तो इमीडिएटली उसकी हियरिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है, जब जनवरी 2018 में पिटीशन फाइल हुई, अब इसका मतलब 13B1 का रोल खत्म हो चुका है, अब 13B2 आ चुका है जब जनवरी 2018 हो चुकी है। इसको करने से पहले सेक्शन रीड कर बेटा, सब सेक्शन। यस। On the motion of both the parties made not earlier than 6 months after the date of presenting of Yes. the petition. यहां तक एक मिनट। इसका मतलब जनवरी 2000, हम कह रहे हैं 1 जनवरी 2017 से लेकर 1 जनवरी या 10 जनवरी को फाइल हुए। अब इसके बाद 6 महीने तक तो कुछ नहीं हो सकता। 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, इसको हम कूलिंग डाउन पीरियड भी कहते हैं, इसको हम कूलिंग डाउन पीरियड भी कहते हैं। इस 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता, 6 महीना वेट करना पड़ेगा। कब होगा 6 महीने? क्यों एक डेट बताओ ना, 6 महीने कोई ऐसा थोड़ी ना है कि लिमिटेशन। July. ओके, जुलाई 2018 इस पीरियड को हम कूलिंग डाउन पीरियड कहते हैं। इसमें कुछ नहीं हो सकता, पार्टीज को वेट करनी पड़ेगी जो स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग। हम देखेंगे कोर्ट्स का क्या रवैया इस प्रोविजन के लिए, वो हम अभी रीड करेंगे। आगे रीड कर बेटा। Petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the set date. अब इसका मतलब इसमें उन्होंने लिखा है नॉट लेटर देन 18 मंथ्स फ्रॉम द सेट डेट। इन्होंने जो डेट लिया है फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन लिए, फ्रॉम द सेट डेट का है ना, वो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन है, जिसमें से 18 में से 6 महीने तो पहले निकल चुके हैं, जब कुछ नहीं कर सकते। 18 में से 6 निकल के 12 मंथ्स, इसका मतलब 1 ईयर। तो मोशन कब तक फाइल होना चाहिए? 10 जुलाई 2019। जो 18 महीने हैं वो फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन है, जो 13B1 के अंडर फाइल हुई है। 6 महीने तो रुकना पड़ेगा, तो 18 में से 6 निकल के 12, 1 साल, तो 10 जुलाई 2019 तक जॉइंट मोशन फाइल होना चाहिए। अगर जॉइंट मोशन फाइल नहीं हुआ, पिटीशन लैप्स कर जाएगी और फिर से वो 13B1 का स्टेप स्टार्ट होगा कि पिटीशन फाइल होने से पहले क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो फिर से आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अगर मोशन फाइल नहीं हुआ, इसका मतलब पार्टीज डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, पिटीशन वुड लैप्स देयर एंड देन।
मतलब हाँ, अगर आपने 6 महीने वेट किए तो जरूरी नहीं है कि आपने अगस्त में ही करना है, आप उसके बाद 6 महीने 1 साल तक सोच लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब तक केस फाइल नहीं होता पार्टीज को पता नहीं चलता कि क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम अलग हो जाएंगे। तो अगर कई बार माइंड फिर सोचता है कि नहीं नहीं इकट्ठे ही ठीक है तो हमें कुछ रिकंसिलेशन करना चाहिए, तो हमने मैट्रिमोनियल लॉ में मैरिज के सोशल इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए ये कूलिंग डाउन का पीरियड रखा है। ठीक है बेटा, ये नहीं कि जुलाई में अगस्त तक ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, उसके बाद भी सोचने का टाइम दिया है कि हम मैरिज के इंस्टीट्यूशन की मौकरी नहीं बनाना चाहते कि आज शादी की कल डाइवोर्स हो जाए, बहुत एक्सट्रीम स्टेप है तो सोच समझ के लें। तो हमने आगे 1 साल तक उनको टाइम दिया है, 6 महीने तक तो कुछ हो नहीं सकता पिटीशन फाइल होने के बाद, उसके जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर जॉइंट मोशन का फाइल होना मैंडेटरी है। कोई डाउट है तो पूछ बेटा, कुछ पूछना है मैम? बेटा, कुछ पूछना है आपने? Yes, ma'am. हाँ बोलो शिफाली। Ma'am, I got confused in the joint motion and the presentation of petition. Ma'am, ये दोनों चीजें अलग है? हाँ बेटा अलग है, पिटीशन तो आपकी 13B1 के अंडर फाइल हुई है ना, जो वो पिटीशन कह रहे हैं वो तो 13B1 के अंडर फाइल हो चुकी है, पिटीशन तो आपकी 13B1 के अंडर फाइल हो चुकी है। जिस जॉइंट मोशन की बात कर रहे हैं वो तो पिटीशन फाइल होने के बाद पार्टीज ने सिर्फ जॉइंट स्टेटमेंट देना है कि हाँ वो इस पिटीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मोशन तो ये होता है कि दोनों पार्टीज अपनी स्टेटमेंट दे देती हैं, एफिडेविट दे देती हैं वकीलों के थ्रू या खुद कोर्ट में जाकर दे देती हैं स्टेटमेंट दैट वी स्टिल वांट टू कंटिन्यू दिस पिटीशन। उसके बाद फॉर्मल हियरिंग स्टार्ट होती है उस केस की। ओके मैम, तो बेसिकली इसके अंदर ये है कि मैम अगर पिटिशन फाइल हो जाता है आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सबसेक्शन 1, तो Yes. उसके बाद मैम जॉइंट मोशन फाइल में होना और चाहिए। ओके मैम, वो 6 मंथ्स का टाइम होता है? नहीं नहीं, उसमें 6 मंथ्स क्यों है, 6 मंथ्स तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, 6 मंथ्स तो कूलिंग डाउन पीरियड है, 6 मंथ्स तो कूलिंग डाउन पीरियड है। 6 महीने वेट करो पिटीशन फाइल करने के बाद, और जब वो 6 महीने खत्म हो जाए उसके 1 साल के अंदर अंदर मोशन फाइल होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने 18 महीने लिखे हैं फ्रॉम द सेट डेट, और वो डेट कौन सी है, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन, और ऊपर लिखा हुआ है कि 6 महीने तक कुछ करना नहीं है, तो 18 में से 6 चले गए 12, तो 6 महीने तक रुकना है पिटीशन फाइल होने के बाद, और वो जब 6 महीने खत्म हो जाएंगे फिर 1 साल के अंदर अंदर मोशन फाइल करना है। अगर मोशन फाइल नहीं किया फिर कोर्ट लेगे कि दोनों पार्टीज का कुछ सहमति हो चुके आपस में, वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती होंगी, तो पिटीशन लैप्स कर जाएगी। ठीक है प्लीज। हम what do we mean by filing of a joint motion? मतलब कैसे फाइल होती है एक joint motion? बेटा जॉइंट मोशन में कुछ नहीं होता, पार्टीज अपनी स्टेटमेंट दे देती हैं, या तो वो पर्सनली चली जाती हैं या एफिडेविट दे देती हैं, या जो उनका काउंसिल है वो कोर्ट में जाकर उनके बिहाफ पर स्टेटमेंट दे देता है। तो जॉइंट मोशन ऐसी कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, सिर्फ दोनों पार्टीज का ये स्टेटमेंट देना कि हम इस पिटीशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 months पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन, बट विद इन 1 year from the expiry of 6 months period। ठीक है प्लीज, क्योंकि फॉर्मल पिटीशन तो 13B1 के अंडर फाइल हो चुका है। Ma'am, this cooling down period cannot be condoned. अब बेटा ये सिट कैन भी, पर उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। तो ये ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा हुआ है डिसीजंस में कि वो क्या करता था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो अनिल जैन का केस था उसमें बस ये कहते मैं हूँ बाकी सब तो जीरो है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सोचकर जजमेंट दिया है बस मैं हूँ बाकी सब कोर्ट जीरो है। तो फिर वो जो हरवीन कौर के केस में कहा है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बाकी सारी कोर्ट भी इस क्वेश्चन को कंसिडर, जब एपिलिएट कोर्ट हाईएस्ट एपिलिएट कोर्ट हमारा हाई कोर्ट है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हर मैटर को इतनी लेंथ में डिस्कस करे। उन्होंने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, कोई भी कोर्ट इस चीज को डिस्कस कर सकती है कॉन्डोनेशन है या नहीं है, बिकॉज 13B2 प्रोसीजरल इन नेचर है, तो कॉन्डोनेशन इजिली नहीं होगा। हरवीन कौर के केस में उन्होंने फैक्टर्स मेंशन किए हैं कि किन ग्राउंड्स पर कोर्ट कंसीडर करेगी कि ये जो कूलिंग डाउन पीरियड है उसको कंडोन करना है या नहीं करना, वो अभी हमने करना है बेटा। ठीक है प्लीज। मैम यस
मैम जो ये सेक्शन 13B सबसेक्शन 1 है, इसमें आफ्टर 1 ईयर के बाद वो पिटीशन फाइल करेगा। बेटा 1 ईयर उस- तो पिटीशन फाइल पहले, सब पिटीशन जब कोर्ट में गई है उससे पहले 1 साल का अलग रहना जरूरी है, और 1 साल के बाद भी दोनों पार्टीज को लगता है कि ये दोनों सेपरेट ही रहेंगे, उनका इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है, दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, बिकॉज इस ये शो करता है दैट देयर मैरिज हैज ब्रोकन डाउन। आगे पूछ बेटा। मैम 1 ईयर के बाद भी पिटीशन 1 ईयर फाइल करने के बाद भी उनको 6 मंथ दोबारा से रुकना पड़ेगा ज्वाइंट मोशन फाइल करने बिल्कुल के। रुकना पड़ेगा, बिकॉज इसको हम कहते हैं कूलिंग डाउन पीरियड। हाँ जी, गाड़ियों में कूलेंट यूज होता है, कूलेंट का क्या पर्पस होता है? क्या होता है? इंजन को ठंडा ठंडा रखना। तो वो मैट्रिमोनियल रिलेशंस को ठंडा रख रहा है कि अगर 1 ईयर सेपरेशन है, इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है, अब भी अगर ठंडे हो सकते हो तो हो जाओ, अदरवाइज फॉर्मल हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी कोर्ट में। तो ये ठंडा रखने के लिए करा हुआ है कि हाँ कब फिर सोच ले, एक बार सेकंड थॉट दें। ठीक है प्लीज। यस मैम। यस, जुडिशियल सेपरेशन ना बोलो, सेपरेशन, बिकॉज जुडिशियल सेपरेशन सेपरेट मैट्रिमोनियल रेमेडी है। यस हाँ। उन्होंने कहा चलो हम मिलकर आते हैं, 2 महीने रहे, उसके बाद वो अलग होना चाहते हैं, नहीं बनी बात, तो वो 18 मंथ के अंदर ही आएगा या फिर उसको 6 मंथ के लिए रुकना पड़ेगा? बेटा इसमें ये हो जाता है, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, जब हम मैरिज की बात करते हैं, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में मैटर कोर्ट तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। अगर कोर्ट तक पहुंचता है, इसका मतलब पहले सारे वो अपने रिकंसिलिएशन या सेटलमेंट के तरीके अपना चुके हैं, बिचौलिए के थ्रू, या कोर्ट भी पहले रिकंसिलिएशन की कोशिश ही करती है, उसके बाद मैटर कोर्ट पहुंचता है। उसके बाद 1 साल वो सेपरेट रह चुके हैं, और उसके बाद 13 भी पिटीशन फाइल हो चुकी है, उसके बाद 6 महीने का टाइम निकल चुका, उसके बाद वो 2 महीने इकट्ठे रह लिए। अब इस केस में जो आप कह रहे हैं ना बेटा, आप कह रहे हैं कि दोनों ने कोशिश की है रिकंसिलिएशन की, तो वैसे जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे उस स्टेज पर कोई पार्टी रिकंसिलिएशन की कोशिश नहीं करता, रेदर 100% केसेस में लोगों ने कहा कि 6 महीने का पीरियड हमारा कंडोन कर दो, हमारा सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है। पर जो आपने बोला है, अगर पार्टीज फिर से एक एफर्ट कर रही है रिकंसिलिएशन का, लॉ उसके फेवर में है। लॉ कहता है हम तो चाहते हैं कि वो इकट्ठी रहें, तो लॉ नहीं बोलेगी, बट यस अगर उन्होंने रिकंसिलिएशन करने की कोशिश की है एंड इफ दे हैव लिव्ड टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, उस केस में जो लॉ है हमारा, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। क्यों? हमने लिखा है लिविंग सेपरेटली बिफोर फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। तो पिटिशन तो फॉर्मल कोर्ट में चली गई है। अगर वो 6 महीने के बाद कुछ उनका म्यूचुअल कोशिश चल रही है कि आपस में इकट्ठे रहकर, तभी कूलिंग डाउन पीरियड उनको दिए। अगर उनको लगता है रह सकते हैं, ज्वाइंट मोशन फाइल ना करें, पर वो 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइंट मोशन फाइल कर दें। क्लियर है? बिकॉज कंडीशन है बिफोर फाइलिंग ऑफ द पिटिशन। ये सब चीजें हमने आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटिशन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका मतलब तो पार्टीज फिर कोशिश करना छोड़ देंगी रिकंसिलिएशन की। तो हमने प्रोविजन इसलिए बनाया है कि दोनों के कूलिंग डाउन पीरियड हो, इकट्ठे रहने की क्या पता कोशिश करें, तो लॉ उसमें इंटरफेयर, इसमें कोई लीगल प्रोविजन है ही नहीं। तो लीगल प्रोविजन क्या है? पिटीशन फाइल होने से पहले लिविंग सेपरेटली, इसका मतलब नॉट लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। एक बार अगर मैटर कोर्ट में पहुंच गया, 6 महीने वेट करें, उसके बाद ज्वाइंट मोशन फाइल होना है। अगर वो उस 6 महीने में भी इकट्ठा रहकर देख रहे हैं, रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, लॉ में इसके लिए नहीं लिखा हुआ कि वो कैसे रहे और कैसे नहीं रहे, यस इफ दे आर मेकिंग म्यूचुअल एफर्ट्स। और बेटा एक ना जो जी कॉन्ज्यूमेशन है, जब ये जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं, बिकॉज ऐसे 1 to 1 टॉक करना हम इस रिलेशन को एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की बात करते हैं, तो जो इसमें क्लोजनेस है, उससे ना आपके माइंड में चीजें कंडोन हो जाती हैं, कि जो आप प्रॉक्सिमिटी शेयर करते हैं किसी पर्सन से इतना क्लोजली, तो वो चीजें आप फिर छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो अगर आपकी इस लेवल की शेयरिंग है, आपका कॉन्जुगल रिलेशनशिप अच्छा है, तो मैटर कभी कोर्ट तक पहुंचता नहीं है बेटा।
तभी हम कहते हैं कि कॉन्जुगल रिलेशनशिप बेसिस है किसी भी मैट्रिमोनियल रिलेशन का। तो अगर वो 2 महीने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उन्होंने कॉन्ज्यूमेशन भी कर ली है और दे वांट टू परस्यू टुगेदर, फिर बेटा बिकॉज जब हम बात करते हैं ये जो है कॉन्जुगल रिलेशनशिप, ये ऐसे नहीं होता। अगर आप किसी को फॉरगिवनेस कर रहे हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप फिर ब्रॉड माइंड से चलते हैं, फिर वो जॉइंट मोशन की नौबत नहीं आएगी। बिकॉज जो आप स्टेज बोल रहे हैं वहां पर पार्टी शक्ल देखकर राजी नहीं, आप क्या बात कर रहे हो कि दोनों इकट्ठे रहने की कोशिश कर रहे हो। कुछ पूछने बेटा आपने क्वेश्चन? बेटा कोई डाउट पूछने आपने? नो मैम। ओके बेटा इसमें आप लिखिए, फर्स्ट लिखिए कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द पार्टीज, condition to be fulfilled by the parties. इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट parties have to file joint motion. Second, this joint motion cannot be filed earlier than 6 months from the date of presentation of petition. Third, but it has to be filed within 1 year, ब्रैकेट में लिख लीजिए 12 months from the date of expiry of 6 months cooling down period. Next देखिए, filing of joint motion is mandatory. Filing of joint motion is mandatory. मैम नेक्स्ट पॉइंट है। हाँ जी बेटा नेक्स्ट है, फाइलिंग ऑफ जॉइंट मोशन इज मैंडेटरी। If joint motion is not filed, then petition will lapse. और इस स्टेज पे अगर लैप्स हो गई और फिर पार्टी डालना चाहती है जी मैंने तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट लेना है, तो फिर से 13B1 पिक्चर में आएगा और वो सारी कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना जरूरी है। जो आपने क्वेश्चन था बेटा, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 6 महीने का कूलिंग डाउन पीरियड खत्म हो गया, पार्टीज ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया, फिर उन्हें लगा 6 महीने के बाद कि हम ठीक नहीं है, हमें तो कंटिन्यू करना चाहिए। 12 महीने तक तो वो सोच सकते हैं। अगर 12 महीने निकल गए उसके बाद उन्हें फिर से जॉइंट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, तो 13B1 के अंडर फिर से कंडीशन का फुलफिलमेंट होना जरूरी है, फिर जॉइंट मोशन मतलब वो फिर से सब रिवर्स गियर में डल जाएगा बेटा। ठीक है प्लीज नेक्स्ट लिखिए। हेलो यस बोलो। मैम आप सेकंड पॉइंट लिखवा रहे थे, फाइलिंग ऑफ जॉइंट मोशन इज मैंडेटरी इफ जॉइंट मोशन नॉट फाइल पिटीशन विल लैप्स, उसके बाद क्या था? क्या लिखवा है बेटा उसके बाद? बस लैप्स ही है बेटा, आगे लिखवाना है। ओके मैम ओके। हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन नेक्स्ट पॉइंट है मैम ये या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, कोर्ट की बात कर रहे हैं हम।
पार्टीज ने जो करना था वो तो हो चुका, अब कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने क्या करना है आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन। by court. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट के ऊपर क्या ड्यूटी इम्पोज की है, ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन द कोर्ट। क्या लिखा है बेटा, रीड करना। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन एंड आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन एंड जॉइंट मोशन लिख लीजिए। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द पिटीशन एंड जॉइंट मोशन, a mandatory duty has been imposed on the court that court will further examine first averments होते हैं स्टेटमेंट, AVERMENTS, averments होते हैं स्टेटमेंट्स। averments made in petition are correct, averments made in the petition are correct, और अगर उसको पिटीशन से नहीं पता चलता तो वो पार्टीज को भी बुला सकते हैं। बी सेकंड लिखिए, कॉल द पार्टीज एंड लिसन टू देम, कॉल द पार्टीज एंड लिसन टू देम। और अगर तब भी कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई है, थर्ड लिखिए, मेक इंक्वायरी इफ द कोर्ट थिंक्स एप्रोप्रिएट, if the court thinks appropriate. Make inquiry if the court thinks appropriate. बेटा रीड कर सबसेक्शन 2। हाँ जी बेटा। If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall on which शेल वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। शेल वर्ड सिग्निफाई करता है कि प्रोविजन मैंडेटरी है, और लिखा हुआ है इफ द पिटीशन इज नॉट विथड्रॉन इन द मीन टाइम, कि दोनों के पास ये ऑप्शन है कि पिटीशन को वो विथड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे, all being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit that a marriage has been solemnized and the averment in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. तो इसमें इसका लिख लीजिए, द वर्ड शेल को आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। द वर्ड शेल अंडर सेक्शन 13 कैपिटल बी सबसेक्शन 2 implies that court will assume jurisdiction only if all these conditions are fulfilled. If all these conditions are fulfilled. Thus, it clearly shows that Parliament never intended to introduce the concept of easy divorce by introducing this concept of mutual consent by the Marriage Laws Amendment Act 1976. Marriage Laws Amendment Act 1976. हाँ जी बेटा, अब आ जाइए सुरेष्ठा देवी के म्यूचुअली एग्री टू डिसॉल्व में।
mutually agreed to dissolve पर आ जाइए। इसमें पहले केस की साइटेशन लिखिए। पहले केस की साइटेशन लिखिए। सुरेष्ठा देवी, सुरेश के बाद टीए, सुरेष्ठा देवी वर्सेस ओम प्रकाश, AIR 1992, SC पेज 1904। पेज 1904। बेटा सुरेष्ठा देवी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेष्ठा देवी का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका प्रिंसिपल अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं। केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके फैक्ट्स हैं और लॉ है जो उसने डिस्कस किए। बेटा आप में से किसी के पास अभी सीपीसी का बेयर एक्ट है? सौरभ, बेयर एक्ट है सीपीसी का आसपास आपके? बेयर एक्ट है सीपीसी? बेयर एक्ट है? सौरभ, सीपीसी का बेयर एक्ट है बेटा? यस मैम। बेटा इसमें ऑर्डर 23 रूल 1 निकाल लो। ऑर्डर 23 रूल 1, क्योंकि उसको अभी हम रेफर करेंगे अपने फैक्ट्स में। ठीक है प्लीज? ओके मैम। यस। हाँ जी, जो सुरेष्ठा देवी का केस है उसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनकी मैरिज को एक लंबा टाइम हो गया था, बच्चे सेटल हो चुके थे, फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि हमें अलग हो जाना चाहिए और उन्होंने पिटीशन फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। पिटीशन फाइल हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पर वाइफ ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया। पिटीशन फाइल होने के बाद वाइफ ने अकेली ने यूनिलेटरल विड्रॉल था वाइफ की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा पिटीशन में तो म्यूचुअलिटी होना चाहिए, दोनों तरफ से पिटीशन का कंसेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया कि जो स्टैट्यूटरी कंडीशन है म्यूचुअल कंसेंट की वो खत्म हो गई है, बिकॉज वाइफ ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है। इसमें लिखिए इन दिस केस joint petition was filed in the district court, but wife later on withdrew her consent on the ground that her consent was not free. Her consent was not free. Petition was rejected by the district court. Petition was rejected by the district court. Husband filed appeal in the High Court and pleaded Section 21 of Hindu Marriage Act, Section 21 of Hindu Marriage Act, read with Order 23, Rule 1, Sub-Rule 5 of CPC. Order 23, Rule 1, Sub-Rule 5 of CPC. मैम and pleaded section 21 of Hindu Marriage Act के बाद क्या है? Read with Order 23, Rule 1, Sub-Rule 5. बेटा सेक्शन 21 को रेफर करो, सेक्शन 21 रेफर करो, बेयर एक्ट में सेक्शन 21 रेफर करो।
सौरभ रीड कर बेटा, सेक्शन 21 रीड करना एक बार, Yes, ma'am. रीड कर बेटा एक बार. Application of Act 5 of 1908. Subject to the other provisions contained in this Act and such rules as the High Court may make in this behalf, all proceedings under this Act shall be regulated as far as may be by the Code of Civil Procedure 1908. तो हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर का जब हम टॉपिक करेंगे, जिस चीज से रिलेटेड प्रोविजन है तो हमारा सब्सटेंटिव लॉ वाला प्रिवेल करेगा, जिस चीज से रिलेटेड प्रोविजन नहीं है तो सीपीसी अप्लाई करेगा. और अब आप रीड कीजिए बेटा ऑर्डर 23 रूल 1, रीड कर बेटा, शुरू से रीड कर ऑर्डर 23. Order 23, withdrawal and adjustment of suit. yes, अगर एक बार Rule 1. अगर एक बार सूट फाइल हो गया है, तो क्या उसमें प्रोसीजर या क्या उसमें रूल अप्लाई करेगा बेटा, रीड कर. Withdrawal of suit or abandonment of part of claim. yes. Subrule 1. At any time after the institution of a suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendant, abandon his suit or abandon a part of his claim, बेटा provided direct- that सौरभ डायरेक्ट सब रूल 5 रीड कर दे बेटा. nothing in this rule shall be deemed to authorize the court to permit one of several plaintiffs to abandon a suit or a part of a claim under subrule 1 or to withdraw under subrule 3 any suit or part of claim without the consent of the other plaintiff. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 5 में है, अगर एक बार फाइल हो चुके जॉइंट सूट, उसके बाद कोई एक पार्टी अपना जो कंसेंट है विड्रॉ नहीं कर सकता, कोई भी पार्ट अबंडन नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. और हस्बैंड ने प्ली किया कि हमारा जो सेक्शन 21 है उसमें लिखा हुआ है कि जिसके लिए प्रोविजन नहीं है सीपीसी अप्लाई करेगा, और सीपीसी में लिखा हुआ है कि ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 5 में अगर एक बार सूट फाइल हो चुके हैं और कोई भी पार्टी प्लेंटिफ अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी. और इसमें दोनों ने जॉइंट पिटीशन फाइल करा है विद द म्यूचुअल कंसेंट. तो आफ्टर फाइलिंग one party cannot unilaterally withdraw his or her consent. और हाई कोर्ट ने हस्बैंड के प्ली को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा वाइफ कैन नॉट विड्रॉ हर कंसेंट, और फिर से पिटीशन एंटरटेन होगी क्योंकि वाइफ का जो विड्रॉल है दैट इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, प्लीज इसमें लिखिए, इसमें लिखिए हस्बैंड प्लीडेड. लिख चुके होंगे, अखिल लिख चुके हैं ना, एक बार रीड करना, मतलब क्या हस्बैंड ने क्या बोला. Yes. Sub-rule 5 specifically provides that in case of joint suit, one party cannot unilaterally withdraw his or her consent High Court accepted. Subrule 5 specifically provides in case of joint suit, one party cannot unilaterally withdraw his or her consent. One party cannot unilaterally withdraw his or her consent. Thus, relief given to the husband. Relief given to the husband. मैम हाई कोर्ट एक्सेप्टेड के बाद क्या है मैम? हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, हाई कोर्ट High एक्सेप्टेड. Court accepted plea of the husband and relief given to him.
against this order, wife approached Supreme Court. At this point, law was not clear on the issue that whether mutual consent should be there only at the time of the petition, only at the time of filing of the petition, or it should continue even after that. The Supreme Court has laid down golden principle in this case, and held that section 13 capital B subsection 1 presumes that mutuality should continue till the passing of the decree. Mutuality should continue till the passing of the decree. If any party withdrew his or her consent in the meantime, the petition will lapse there and then. The petition will lapse there and then. बेटा ये तो हमने इसका क्रक्स लिखा है कि सुरेष्ठा देवी के केस में क्या हेल्ड हुआ था. इसमें सौरभ रीड कर बेटा, ये सुरेष्ठा देवी का रेलेवेंट पोर्शन है, रीड कर इसको. शेफाली आप रीड कर दो बेटा. Yes, ma'am. Number 1, an analysis of section 13B makes it apparent that the filing of the petition under 13B(1) with mutual consent does not authorize the court to make a decree for divorce. इसका The parties मतलब are एक मिनट बेटा, सिर्फ इसलिए कि एक बार पिटीशन फाइल हो चुकी है. निशा, इस डॉक्यूमेंट के ना 2 प्रिंट आउट चाहिए, दोनों बच्चों को देने हैं. अभी देना, अभी चाहिए. वो किया हुआ है, सर को पता है. बेटा इसका मतलब है कि सिर्फ अगर एक बार जॉइंट पिटीशन फाइल हो गई है
कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री देने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। बहुत सारी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना जरूरी है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे पिटीशन के बाद मोशन का फाइल होना जरूरी है। आगे रीड कर बेटा। The parties are required to make a joint motion under subsection 2, which should not be earlier than 6 months after the date of presentation. मैम ज्यादा स्लाइड हो गया। अब रीड कर बेटा। And not later than 18 months after the said date. This motion enables the court to proceed with the case in order to satisfy itself about the genuineness of the averments in the petition and also to find out whether the consent was obtained by force, fraud or undue influence. ये बेटा The ये court- मैट्रिमोनियल बार है। हमने उस दिन जब स्टार्ट किया था हमने कहा था कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है। सेक्शन 14 और सेक्शन 23 को हमने डिस्कस किया था। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 डबल बी में एक स्पेशल बार है विच आर एप्लीकेबल टू पिटीशंस विच आर फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन, और उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट ने इंश्योर करना है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द पिटीशन दैट कंसेंट वाज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। आगे रीड कर बेटा। मैम इसमें एवर्मेंट्स का क्या मतलब हुआ कि मैम जो स्टेटमेंट अपनी बेटा, बात की है, एवर्मेंट्स का मतलब होता है स्टेटमेंट। जो पार्टीज ने अपनी पिटीशन में स्टेटमेंट दी है वो सच कह रही हैं, कोर्ट के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, झूठ मूठ केस नहीं बना रहा। the court may make such inquiry as it thinks fit, including the hearing or examination of the parties for the purpose of satisfying whether the averments in the petition are true. If court is satisfied that the consent of the parties was not obtained by force, fraud or undue influence, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved, it must pass a decree of divorce. बेटा जो अभी हमने रीड किया है वो मोर और लेस आपने अपने स्टैट्यूट में जो स्टैट्यूटरी कंडीशंस थी वो हमने डील कर लिया था। आगे रीड कर बेटा। Second, the period of waiting from 6 to 18 months referred to in section 13b clause 2 is intended to give time and opportunity to the parties to reflect on their move and seek advice from relations and friends. In this transitional period, one of the parties may have a second thought ये and बड़ा change the इंपॉर्टेंट है बेटा, mind. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दिस ट्रांजिशनल पीरियड जो 6 months का कूलिंग डाउन पीरियड है, वन ऑफ द पार्टीज में हैव अ सेकंड थॉट एंड चेंज द माइंड नॉट टू प्रोसीड विद द पिटीशन। इट मे नॉट बी अ पार्टी टू द जॉइंट मोशन अंडर सबसेक्शन 2। इसका मतलब पिटीशन फाइल होने के बाद भी म्यूचुअलिटी जरूरी है, जॉइंट मोशन भी जॉइंटली ही फाइल होना चाहिए। आगे रीड कर बेटा। This subsection requires the court to hear the parties, which means both the parties. But the section does not provide that if there is a change of mind, it should not be by one party alone, but by both. ये बड़ा Therefore- इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सबसेक्शन 2 को रीड करेंगे उसमें ये लिखा हुआ है कि जॉइंट मोशन फाइल होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ कि चेंज ऑफ माइंड भी दोनों का ही होना चाहिए। जॉइंट मोशन दोनों का फाइल होना मैंडेटरी है। अगर एक भी पार्टी का माइंड चेंज हो जाता है तो सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज म्यूचुअलिटी सिर्फ पिटीशन फाइल होने तक ही नहीं, म्यूचुअलिटी चाहिए टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। आगे रीड कर बेटा। Therefore, if one of the parties at that stage withdraws its consent and court cannot passes a decree of divorce by mutual consent, if the court is to held to have the power to make a decree, and please slide पर दीजिए, यस रीड कर बेटा। solely based on the initial petition, it negates the whole idea of mutuality and consent for divorce. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। म्यूचुअल कंसेंट टू द डाइवोर्स इज साइन क्वा नॉन होता है एसेंशियल, is signed qua non for passing a decree for divorce under section 13 capital B. Mutual consent should continue till the divorce decree is passed. It is a positive requirement for the court to pass a decree of divorce, जिससे क्लियर हो जाता है mutuality should continue till the passing of the decree. अगर बेटा आपको क्वेश्चन आता है
तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के साथ कि जॉइंट मोशन लिखा है, तो जो लिखा हुआ है विद रीजनिंग, तो आपको वो रीजनिंग होना चाहिए। जितना पेपर आपका ज्यादा रीजंस बेस्ड होगा, उतने आपके पेपर की क्वालिटी एनहांस होता रहता है। बेटा थर्ड पॉइंट रीड करो, थर्ड पॉइंट रीड कर। Petition, Section 13B of the Hindu Marriage Act is in parametria with Section 28 of Special Marriage Act 1954. Subsection 1 of 13B requires that the petition for divorce by mutual consent must be presented to court jointly by both the parties. There are three other requirements in subsection 1. Firstly, it is necessary that immediately preceding the presentation of the petition, the parties must have been living separately for the period of 1 year or more. The expression living separately connotes not living like husband and wife. It has no reference to the place of living. ये आपके बेरेक में The भी pa- है, ये वाला पोर्शन बेरेक की कमेंट्स में जो सेकंड क्या है, सुरेष्ठा देवी का जो सेकंड है। यस, आगे बेटा। The parties may live under the same roof by force of circumstances, and yet they may not be living as husband and wife. The parties may be living in different houses, and yet they could live as husband and wife. What seems to be necessary is that they have no desire no desire. Ma'am, एक second. That they have no desire to perform marital obligation, and with that mental attitude they have been living separately for a period of 1 year immediately preceding the presentation of the petition. The second requirement is that they have not been able to live together, which indicates the concept of broken down marriage, and it would not be possible to reconcile themselves. The third requirement is that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. और जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इट शुड कंटिन्यू टिल द पासिंग ऑफ द डिग्री। बेटा रीड कर जो आपने लिखा है रजिस्टर में। Last to the Supreme Court has laid down golden principle in this case and held that section 13 clause 3 subclause 1 presumes that mutuality should continue till the passing of the decree. If any party withdrew his or her consent in the meantime, the petition will lapse there and then. हाँ बेटा आगे नोटबुक में लिखिए। मोरओवर, yes continue. Moreover, Supreme Court applied principle of interpretation of statute that if there is any conflict between प्रोसीजरल लॉ, जो कि अब हम सीपीसी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 5 की, इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ, देन हाँ जी कौन सा प्रिवेल करेगा, कौन सा प्रिवेल करेगा, कौन सा प्रिवेल करेगा बेटा? यस, देन सब्सटेंटिव लॉ विल प्रिवेल, देन सब्सटेंटिव लॉ विल प्रिवेल. Thus, mutuality should continue till the passing of the decree. Mutuality should continue till the passing of the decree, irrespective of what Order 23, Rule 1, Sub Rule 5 states. Sub Rule 5 states. बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हम इसको कल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए। 3 propositions of law
3 propositions of law laid down by apex court, 3 propositions of law laid down by apex court in the case of Anil Jain versus Maya Jain, AIR 2010 SC page 229 229. बेटा हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं, कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैम ये वाला डॉक्यूमेंट मैम ऐप में डलेगा? बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको। ओके मैम। बोल बेटा। मैम जो भी आपने जजमेंट सुनाई है सुरेश का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैटर हिंदू मैरिज एक्ट में जो लिखना है उसको प्रैक्टिस किया है। बेटा क्योंकि म्यूचुअली एग्रीड में वैसे कहीं लिखा नहीं हुआ कि म्यूचुअली है, हाँ तो पर इन्होंने कहा जो ये म्यूचुअली एग्रीड की बात कर रहा है तो थ्योरी का बेसिस ये था कि दोनों की कंसेंट होनी चाहिए, तो कंसेंट होनी चाहिए टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। अगर एक भी पार्टी अपनी कंसेंट बीच में कहीं छोड़ रही है बिफोर पासिंग ऑफ द डिक्री एट एनी स्टेज, पिटीशन आगे एंटरटेन नहीं होगी, तो म्यूचुअलिटी रहनी चाहिए टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। और जो सीपीसी कहता था कि अगर एक बार फाइल हो गया तो पार्टी अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं कर सकती, कोई भी एक पार्टी, तो वो कहते सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज जो सब्सटेंटिव लॉ में लिखा है वो प्रिवेल करेगा, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट कहता है अगर कंफ्लिक्ट है बिटवीन सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल तो सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेल करेगा। तो प्रिंसिपल यही है, म्यूचुअलिटी शुड कंटिन्यू टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। तो अगर बीच में कोई विड्रॉ कर लेता है पिटीशन तो पिटीशन एंटरटेन नहीं हो सकती। विदाउट एनी रीजन और कोई रीजन पर्टिकुलर देना पड़ेगा विथड्रॉ का? नहीं, विड्रॉल क्या कंसेंट फ्री नहीं है, यही रीजन देगा जो आपका 23(1)(b है ना, उसमें लिखा हुआ है कि कंसेंट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर वो कंसेंट की आपका अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो पिटीशन फिर वो अपना विड्रॉ कर सकता है। हाँ नहीं, अगर आफ्टर जॉइंट मोशन भी बेटा, अगर म्यूचुअलिटी टिल द पासिंग ऑफ डिक्री चाहिए, क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता घर टूटे। अगर एक भी पार्टी को लगता है कि हम नहीं डाइवोर्स लेना चाहते, कोर्ट उन्हें मौका देना चाहते हैं कि क्या पता उनके बीच में किसी तरह से रिकंसिलिएशन हो जाए, बिकॉज ये तो हमने म्यूचुअलिटी के ग्राउंड पर डाइवोर्स का ग्राउंड बनाया है। तो म्यूचुअलिटी रहनी चाहिए नॉट ओनली टिल पिटीशन, नॉट ओनली टिल मोशन, रेदर टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। यही इसमें लिखा हुआ था। जब इसमें एंड में हमने ये देखो बेटा, हमने कहा था mutual consent to the divorce is a sine qua non for passing a decree for divorce. Mutual consent should continue till the divorce decree is passed. तो इस कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आपके एक्ट में नहीं लिखा कि पिटीशन तक होनी चाहिए, जॉइंट पिटीशन लिखा है, फिर जॉइंट मोशन भी लिखा है, पर ये नहीं लिखा, पर उसने क्लियर कर दिया अगर म्यूचुअल कंसेंट है, म्यूचुअलिटी शुड कंटिन्यू टिल द पासिंग ऑफ द डिक्री। ठीक है बेटा। बेटा इसके साथ हम अपना लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। कल हम अनिल जैन से हम स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट पूछने आपने? हाँ बोल। नो मैम। ओके ठीक है, बोल बेटा, क्वेश्चन बोल। जैसे हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है और वाइफ निकल जाती है, वो चली जाती है, डिसाइड कर देती है, डिसाइड भी मतलब विदाउट एंड जो आरसीआई की एप्लीकेशन से पहले जो कंडीशन है वो हस्बैंड आरसीआई की एप्लीकेशन में जाता है, और उसके बाद बीच में उनकी सलाह हो जाती है कि भी हम तो म्यूचुअल कंसेंट से ले लेते हैं डाइवोर्स। तो वहां पे मैं उसकी इंटेंशन पहले तो शो हो रही है हस्बैंड की वो साथ में रहना चाहता है, तो उसमें मैं फिर हम जो सा पीरियड है, जो 1 साल का पीरियड है जो 13B1 वाला है, वो कहां से कैलकुलेट करें? कोई आरसीआर की एप्लीकेशन नहीं बेटा, बात है 13B1 तो अप्लाई करेगा ना कि जब उन्होंने मतलब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सोच लिया कि डालना है, तो हम तो तब से काउंट करेंगे जब से वो लिविंग सेपरेटली है। अगर वो वाइफ छोड़ के ही चली गई है तो इसमें कोई अब ऐसा नहीं है, तो फिर बात आ जाती है जब आपने अपना केस एस्टैब्लिश करना है, कोई पर्टिकुलर डेट तो उठानी पड़ेगी फैक्ट्स और उसके थ्रू। तो जब वो चली गई थी तब से 1 ईयर पीरियड फिर काउंट होगा।
मतलब उसमें- बिकॉज ये तो अगर आप घर छोड़कर ही जा रहे हैं, ये तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैरिज को कंटिन्यू करने में, मतलब आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस तो फुलफिल कर नहीं रहे। तो जब इंटेंशन का एलिमेंट है वो 1 ईयर के बाद आता है कि 1 साल सेपरेशन के बाद फिर भी दोनों को लग रहा है कि वो अब उनका इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है, उसके बाद फिर पिटीशन फाइल होती है। मैम यहाँ पे हस्बैंड की भी तो कंटेंशन शो रही है जो आरसीआर की एप्लीकेशन लगा रहा है कि वो एफर्ट्स करना चाहता है। पर एक आदमी कब तक गाड़ी अपनी चढ़ाएगा? अगर आपका गाड़ी का एक पहिया और दूसरा पंक्चर हो चुके हैं तो एक गाड़ी कब तक आप एक पहिया रोल करता रहेगा? तो उसकी एप्लीकेशन का मतलब कोई रोल नहीं होगा, विथड्रॉ होने तक मतलब कुछ जब नहीं से वो होता। गई है, जब से वो घर से निकल गई वो है, काउंट हो वो जाएगा। start होगा। यस, आरसीआर का फिर कोई मीनिंग नहीं रहता ना, विड्रॉ कर लेगा पिटीशन, विड्रॉल भी तो है ही, तो विड्रॉल हो जाएगा, वो अपना म्यूचुअल कंसेंट से फाइल कर देंगे। ऐसे कन्वर्ट भी नहीं होती, कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। बेटा हो तो सकती है पर वो आरसीआर से मैरिज में नहीं हो सकती। आप क्रुएल्टी के ग्राउंड को चेंज कर सकते हैं कि आपने इनिशियली क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल किया और अल्टीमेटली आपने चाहा कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का आपने ग्राउंड प्लीड करना है, तो वो ग्राउंड कंसीडर कर लेंगे। और ये नेक्स्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट ग्राउंड चेंज कर देगा, पर आप ऐसा नहीं कि, क्योंकि दोनों का बेसिस डिफरेंट है। पिटीशन तो वो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। उसमें तो कह रहा है कि मुझे रिस्टोर करो, इसमें कहेगा कि मुझे डाइवोर्स करो, फिर वो विड्रॉ कर फिर डल जाएगी। पर वो लिविंग सेपरेटली का काउंट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वो तो तब से काउंट हो जाएगा। यस, ठीक है बेटा, हम लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू। ओ यार, ये हो ही नहीं रहा। करना निशा, हो क्यों नहीं रहा है? बेटा अपना डॉक्यूमेंट ले लेना, ये 5-6 पेजेस का डॉक्यूमेंट है म्यूचुअल कंसेंट का ना, उसमें जो हम जजमेंट